हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 और 12वीं में चलने वाली पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जनसंचार माध्यम शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखिए कि ये पुस्तक आपकी कक्षा 11 और 12 में दोनों में पूछी जाती है। यह किताब थोड़ी बाकी किताबों से हट करके है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इस पुस्तक में क्या पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में बच्चों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि संचार क्या होता है, संचार के तत्व क्या हैं, संचार के प्रकार क्या हैं और जनसंचार क्या होता है, जनसंचार के माध्यम। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं संचार से। संचार क्या होता है? देखिए बच्चों, संचार और जनसंचार आपके सामने जो ये पेज खुला हुआ है उसको मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर बच्चों आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को पॉज करके आप पहली वाली में जो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसे पहले देखिए, उसके बाद इस चैप्टर से कंटिन्यू करिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके सामने जो पेज खुला हुआ है उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि संचार क्या होता है और जनसंचार क्या होता है। तो आइए अपने अगले टॉपिक से शुरू करते हैं, यानी कि संचार के प्रकार। देखिए बच्चों, संचार के प्रकार, प्रकार मतलब होता है टाइप। मैंने बच्चों यहाँ पे कई हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि जो बच्चे अगर हिंदी में ना समझ पाए वो उसे इंग्लिश में समझ करके याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, संचार के प्रकार, प्रकार मतलब टाइप, यानी कि टाइप ऑफ संचार, संचार के प्रकार। तो लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, संचार के 6 प्रकार होते हैं। आपको किसी बुक में 5 मिल जाएंगे, किसी में 6 मिल जाएंगे, तो लगभग 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, संचार के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःव्यक्तित्व संचार, अंतर्व्यक्तित्व संचार। ये जो चौथे और पांचवें हैं, अंतःव्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व, इसमें एक मात्रा का फर्क है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। और आखिरी है हमारा समूह संचार। ठीक है, तो संचार के बच्चों देखिए 6 प्रकार होते हैं। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःव्यक्तित्व संचार, अंतर्व्यक्तित्व संचार और समूह संचार। तो आइए अपने पहले वाले सांकेतिक संचार से शुरू करते हैं। इसमें देखिए बच्चों लिखा है, जब हम अपने किसी परिचित वाले को इशारे से या संकेत देकर बुलाते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अब बच्चों इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आपके सामने दोस्त खड़ा हुआ है, अब आपको उससे किताब मांगनी है, तो आप, हो सकता है वो दोस्त आपसे दूर खड़ा हो तो आप उसे इशारे से मांगते हो, आंख मारते हैं उसे और अपनी भाषा में उसे बताते हैं कि मुझे ये किताब चाहिए। तो संकेत देकर उसे बताया जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी कि संकेत देकर आप संचार करते हैं। ठीक है, तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। और साधारण शब्दों में तो बच्चों मैंने लिखवाया ही है कि जब हम अपने किसी परिचित वाले को इशारे से बुलाते हैं, परिचित वाला आपका दोस्त होता है, कोई आपके रिश्तेदार हो गए, आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गई, तो जब हम उन्हें इशारे से बुलाते हैं या फिर इशारे से संकेत देते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है बच्चों, तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अब दूसरा आता है मौखिक संचार। याद रखिए बच्चों कि जो मौखिक संचार और अमौखिक संचार है वो हमेशा एक साथ पढ़ाया ही जाता है,
क्योंकि बच्चों मौखिक संचार अलग नहीं होता है और ना ही अमौखिक संचार, ये दोनों बच्चों एक साथ होता है। तो आइए देखते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करने के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा करते हैं तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, पहले में लिखा हुआ है कि जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। जब हमारे यहाँ बच्चों कोई रिश्तेदार आता है या फिर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम प्रणाम शब्द का यूज़ करते हैं। प्रणाम हो गया, नमस्ते हो गया, राधे राधे हो गया। तो इन शब्दों को हम अपने मुंह से बोलते हैं, जैसे प्रणाम अंकल, नमस्ते आंटी, ठीक है, हेलो दोस्तों। तो इसमें मौखिक स्वरों का उच्चारण हो रहा है यानी कि हम बोल रहे हैं, तो ये मौखिक संचार हो गया। अब अमौखिक संचार क्या होता है कि जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करने के साथ साथ, यानी कि प्रणाम शब्द का उपयोग तो करते ही हैं, साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा करते तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे आप किसी के यहाँ गए, आपने सिर्फ प्रणाम कहा, सिर्फ प्रणाम शब्द कहा उन्हें कि नमस्ते अंकल या फिर प्रणाम अंकल, तो ये मौखिक संचार हो गए। अब आपने अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम कहा तो ये अमौखिक संचार हो गया, यानी कि मौखिक तो हुआ ही, साथ साथ अमौखिक संचार भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? सांकेतिक संचार क्या होता है, मौखिक संचार क्या होता है और अमौखिक संचार क्या होता है। अब हमारा अगला आता है अंतर्व्यक्तित्व संचार। कौन सा बच्चों? अंतर्व्यक्तित्व संचार। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे अंतर्व्यक्तित्व संचार कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ बच्चों, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे अंतर्व्यक्तित्व संचार कहते हैं। इसमें बच्चों कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको यहाँ पे जो नोट्स दिए हैं वो बहुत सिंपल है और इजी लैंग्वेज में है और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब जब दो व्यक्ति, अच्छा जैसे उदाहरण ले लीजिए बच्चों, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, आप अपने किसी मित्र से बात कर रही होती हैं, तो उसे अंतर्व्यक्तित्व संचार कहते हैं। अंतर्व्यक्तित्व संचार कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे इंटरपर्सनल संचार भी कहते हैं। इंटरपर्सनल, देखिए बच्चों, पर्सनल शब्द आ रहा है, पर्सनल यानी दो व्यक्तियों में जब कोई बातचीत होती है तो उसे इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। ठीक है, इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। फीडबैक मतलब बच्चों रिस्पॉन्स। अब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन वही अगर आप मेरे आमने सामने रहते, तब अगर हम लोग बातचीत करते, तब इसमें फीडबैक यानी कि रिस्पॉन्स हम लोग को तुरंत मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अंतर्व्यक्तित्व संचार। क्या होता है बच्चों? अंतर्व्यक्तित्व संचार। पांचवा आता है हमारा बच्चों अंतःव्यक्तित्व संचार। क्या? अंतःव्यक्तित्व संचार। इसमें क्या होता है? जब हम, लिखा हुआ है बच्चों, आइए देखते हैं, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, किसी को याद करते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, तो यह भी तो एक संचार ही होता है। इसमें सोचने वाला यानी कि संचारक और प्राप्तकर्ता मिलने वाले एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, इसमें बच्चों जब
हम जब अकेले बैठ के कुछ सोच रहे होते हैं, किसी को याद करते हैं या फिर किसी के लिए कुछ योजना बना रहे होते हैं, किसी के लिए कुछ प्लान बना रहे होते हैं, तो ये भी बच्चों एक संचार ही होता है। ये एक ऐसे प्रकार का संचार है जिसमें संचारक यानी कि सोचने वाला और मिलने वाला एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। और बच्चों, अंतः व्यक्तित्व संचार को हम लोग इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रापर्सनल संचार। ये बच्चों, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अंतर व्यक्तित्व संचार और अंतः व्यक्तित्व संचार आपको एग्जामिनेशन में डिफरेंस बिटवीन लिखने को आता है। यह दोनों टॉपिक्स में बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए एग्जामिनर्स वाइवा में भी कभी कभार इनसे अंतर व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व संचार क्या होता है डिफरेंस के रूप में पूछ लेता है। कभी कभार तो बच्चों को ऐसे पूछ लेता है कि इंट्रापर्सनल संचार क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से इसे देखिएगा, ठीक है। और बच्चों एक और बात याद रखिए कि आप कभी भी आंसर लिखिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं हो हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप बच्चे उसे पॉइंट्स में लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पे इसे पॉइंट्स में लिखा है तो कैसे आसानी से पढ़ा जा रहा है। अगर वही मैंने एक पैराग्राफ में लिखा होता तो शायद आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता, ठीक है बच्चों। और ये एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि बच्चे ने सब कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है। तो अगर आपका एक दो पॉइंट्स गलत भी हो जाएगा ना, तो आपके वहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है बच्चों। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा समूह संचार। ये क्या होता है? इस संचार में जो कुछ भी होता है वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे समूह यानी ग्रुप के लिए होता है। समूह संचार क्या होता है? जब हम किसी एक या दो व्यक्तियों से बात इस प्रकार के संचार में हम बच्चों किसी एक या दो व्यक्तियों से बात नहीं करते, पूरे एक समूह से बातचीत करते हैं। समूह माने ग्रुप, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लीजिए कक्षा। अब कक्षा में एक टीचर एक व्यक्ति से, एक बच्चे से तो बात नहीं करता है। वहाँ पे जैसे एक कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे, तो जो टीचर है वो एक बच्चे से तो बात करेगा नहीं, वो पूरे 50 बच्चे से बात करता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार में जब वो टीचर संचार करता है, मतलब जब वो बच्चों से बातचीत करता है, तो उसे समूह संचार कहते हैं। क्या हो गया? समूह संचार। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई नेता होता है, जब वो स्टेज पे स्पीच दे रहा होता है तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए बच्चों नहीं रहता है, वो पूरी वहाँ की जनता के लिए होता है, ठीक है, जो उस समय वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरह के संचार को हम लोग क्या कहते हैं? समूह संचार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समूह संचार। तो संचार के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर व्यक्तित्व संचार, अंतः व्यक्तित्व संचार, और हमारा आखिरी है समूह संचार, ठीक है बच्चों। तो आइए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। संचार के तत्व। क्या है बच्चों? संचार के तत्व। तत्व मतलब एलिमेंट्स। अब इस बच्चों टॉपिक का मतलब क्या है? संचार के तत्व यानी कि संचार किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। संचार किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए इसमें बच्चों जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आएगा, मतलब जो मैंने स्रोत या संचारक लिखा हुआ है वो बिल्कुल हम लोग वैसा ही लिखेंगे।
जैसे यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा हुआ है स्रोत या संचारक। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग ऐसा ही हम लोग को पढ़ना रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनकोडिंग। ठीक है बच्चों, तो एनकोडिंग आएगा, स्रोत या संचारक के बाद एनकोडिंग आएगा बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। वन सेकेंड बच्चों। चलिए, पहला आता है हमारा स्रोत या संचारक। स्रोत या संचारक, चलिए अब इसमें लिखा है जब हम एक लक्ष्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहीं से संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब स्टेप ये समझिए बच्चे, एक स्टेप्स है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें आपके बच्चों 7 स्टेप्स होते हैं जो आपके एक परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है स्रोत या संचारक। अब जैसे हम योजना बना रहे होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं कि हमको ये किताब अपने मित्र श्याम तक पहुंचानी है। जैसे ही बच्चों हमने ये सोचा, यहीं से हमारी संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये पहला चरण होता है स्रोत या संचारक। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि जब हम एक लक्ष्य के साथ 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 अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो वहीं से संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा संदेश रहता है किताब मांगना श्याम से, तो हम ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हम इस लक्ष्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाते हैं। हमारा लक्ष्य कि मुझे श्याम से हिंदी की पुस्तक चाहिए। जैसे ही हमने बच्चों ये सोचा कि हमें पुस्तक चाहिए, यहीं से हमारा संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि पहला चरण, और इसको स्रोत या संचारक कहते हैं। अब दूसरा बच्चों आता है एनकोडिंग। देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है एनकोडिंग। अगर आप बच्चों पढ़ ना पाओ तो इंग्लिश वाले को पढ़ लीजिएगा एनकोडिंग, और उसको समझने के बाद आप हिंदी वाला पढ़िएगा। अब क्या लिखा हुआ, अब इसमें लिखा हुआ है कि भाषा एक तरह का कोड ही है। भाषा एक तरह का कोड ही है। सफल संचार के लिए यह ज़रूरी है कि सामने वाला भी उस कोड से परिचित हो जिस कोड में आप अपना संदेश भेज रहे हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब जैसे आपको हिंदी भाषा आती है और आप अपने दोस्त श्याम जिससे किताब मांग रहे हैं उसे मराठा भाषा आती है, तो अगर आप अपना संदेश हिंदी में भेजेंगे तो उसे समझने में श्याम को कठिनाई आएगी। क्यों? क्योंकि वो मराठी भाषा जानता है, हिंदी भाषा तो जानता नहीं है। इसलिए बच्चों ज़रूरी है कि अगर लिखा हुआ है कि सफल संचार के लिए यह ज़रूरी है कि सामने वाला भी उस कोड से परिचित हो। कोड यानी कि भाषा। अब आपको भाई हिंदी भाषा आती है, ठीक है, तो श्याम को भी हिंदी भाषा आनी चाहिए, तभी आप दोनों के बीच संचार हो पाएगा। यानी तभी तो आप लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे, और जब बातचीत कर पाएंगे तभी ना आप श्याम से अपनी किताब मांग सकेंगे। तो ये बच्चों ज़रूरी है। लिखा हुआ है सफल संचार के लिए यह ज़रूरी है कि सामने वाला भी उस कोड से परिचित हो, आप लिख सकते हैं उस भाषा से परिचित हो
जिस भाषा में आप अपना संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, इसे कूटीकृत भी कहते हैं। एनकोडिंग को और क्या कहते हैं बच्चों? कूटीकृत। ये हमारा दूसरा चरण है। एनकोडिंग हमारा दूसरा चरण है। अब तीसरा आता है हमारा संदेश। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? संचार प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण बच्चों इम्पॉर्टेंट संदेश होता है। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि संचार की इस पूरी प्रक्रिया में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संदेश होता है, क्योंकि बिना संदेश के संचार तो आप कर ही नहीं पाएंगे। जब आपका संदेश ही नहीं रहेगा, जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, तो आप संचार नहीं कर सकते। अब लिखा हुआ है, किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए बच्चों, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको अपने मित्र से हिंदी की पुस्तिका चाहिए और आपके दोस्त का नाम श्याम है। तो आपने उसे मैसेज किया कि श्याम मुझे हिंदी की पुस्तिका चाहिए। तो आपने जिस अर्थ के साथ श्याम को भेजा है वो उसी अर्थ में पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब श्याम के पास वो पहुंचा तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और बच्चों, और ये बच्चों याद रखिए, ये तभी हो पाएगा जब जो संचारक है, यानी कि आप, अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। यानी कि संदेश जितना सीधा होगा, स्पष्ट होगा, प्राप्तकर्ता को समझने में उतनी आसानी होगी। यानी कि यदि जब तक आप अपने संदेश को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तब तक प्राप्तकर्ता यानी कि सामने वाला भी आपके संदेश को समझ नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों, सफल संचार के लिए यह ज़रूरी है कि आपका संदेश जो है वो सीधा हो, यानी कि उसमें जो शब्दों का उपयोग किया गया हो वो बहुत सरल हो, आसान हो, जिसे सामने वाला समझ सके। अब चौथा आता है बच्चों हमारा माध्यम। माध्यम का अर्थ लिखा हुआ है जरिया, चैनल। कि किन माध्यमों के जरिए आपका जो समाचार है वो दूसरे तक पहुंचेगा, यानी कि आपके मित्र तक पहुंचेगा। अब वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं बच्चों? टेलीफोन हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए, समाचार पत्र हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, यानी कि टेलीविज़न हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब इन माध्यमों की मदद से आप अपने संदेश को अपने दोस्त तक भेज सकते हैं। पांचवा आता है बच्चों प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन हुआ? रिसीवर, जो आपके मैसेज को रिसीव करता है। तो अब लिखिए क्या लिखता है इसमें। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को डिकोडिंग करता है, यानी कि यह एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश को समझने की कोशिश। यानी कि आपने एनकोडिंग की, यानी कि आपने अपने संदेश को भेजा,
तो जब वो रिसीव होता है, या प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, जब श्याम को रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, उसकी डीकोडिंग करेगा। डीकोडिंग यानी कि आपने जो संदेश भेजा है वह उसे समझने की कोशिश करेगा। और एनकोडिंग हमने बच्चों यहाँ पढ़ा था ना, देखिए एनकोडिंग बिल्कुल उसी की उल्टी प्रक्रिया होती है ये डीकोडिंग। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है बच्चों फीडबैक। देखिए बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स नहीं लिखे हैं। फीडबैक में क्या होता है, जब प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है तो वो उस संदेश के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, यानी कि वो अपना फीडबैक देता है जो भी संदेश मिलता है। जैसे कि आपने अपने मित्र यानी श्याम को भेजा था कि मुझे एक किताब चाहिए। अब श्याम यहाँ पे प्राप्त करता है, उसने आपकी ये मैसेज रिसीव कर ली, तो अब उस मैसेज के अकॉर्डिंग वो आपको फीडबैक देगा कि हाँ मुझे किताब देनी है या फिर मैं किताब नहीं दे पाऊँगा। वो आपके संदेश के अकॉर्डिंगली आपको फीडबैक देगा, और वो सकारात्मकता भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव प्रक्रिया भी हो सकती है और नेगेटिव प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, और बच्चों कोशिश करिए, आपको जैसे मैंने यहाँ फीडबैक का नहीं लिखा है, यहाँ पे माध्यम का नहीं लिखा हो, तो कोशिश करिए बच्चों आप खुद से इसे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। और आप बच्चों 12th में आ चुके हैं, तो 12th में हर चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए। आपने समझ लिया, ठीक है, और आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिखिए। अब हमारा बच्चों आखिरी चरण आता है शोर, नॉइज। अब शोर यानी कि बच्चों देखिए, वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इस तरह शुरू नहीं होती, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से नहीं चलती है। उसमें कई बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को हम लोग नॉइस कहते हैं। अब कैसी बाधाएं, मानसिक से लेकर तकनीकी बाधाएं, जैसे कि सिर दर्द होना, तकनीकी बाधाएं आ गई, तो जिसके वजह से आपका संचार, आपने जो अपना संदेश भेजा है वह प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच सकता है। तो बच्चों हमने जैसा कि डिस्कस किया, संचार के तत्व 7 होते हैं, संचारक, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, शोर। तो बच्चों फीडबैक तक जैसे हमने कॉपी में पढ़ा, तो कॉपी में पढ़ने से क्या है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये जो प्रोसेस है ये बहुत ईजिली नहीं चलता है। ठीक है, ये प्रतिक्रिया इतनी आसानी से नहीं चलती, ये प्रक्रिया, इसमें कुछ बाधाएं आती हैं जो मानसिक से लेके तकनीकी तक की बाधाएं होती हैं बच्चों। तो संचार के तत्व क्या होते हैं हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी देख लीजिए। पहले क्या है, पहले स्रोत या संचारक है, फिर संदेश है, फिर माध्यम है, फिर प्राप्तकर्ता है, फिर फीडबैक है। देखिए बच्चों इसमें क्या ये बताना चाह रहा है, देखिए पहले क्या, स्रोत या संचार, यानी कि जब जैसे ही आप कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी को अपना संदेश पहुंचाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वहीं से संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये आपका स्रोत या संचारक हो गया। उसके बाद आप एनकोडिंग करते हैं, फिर संदेश, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है बच्चों। आप संदेश पहुंचाते हैं, संदेश के बाद माध्यम, किस माध्यम के जरिए पहुंचाते हैं,
चाहे वो टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया। माध्यम के बाद क्या आता है बच्चों? प्राप्तकर्ता, यानी कि रिसीवर। आपके संदेश को प्राप्त करना, डिकोडिंग करता है, यानी कि उसे समझने की अर्थ। अब जैसा भी उसे संदेश प्राप्त होता है, यानी कि जो भी संदेश उसे रिसीवर को मिलता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना फीडबैक देता है। क्या देता है बच्चों? फीडबैक। और फीडबैक के बाद दोबारा वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इन सब के बीच शोर प्रेजेंट रहता है, नॉइज़। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिए आप ये डायग्राम बना दीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए बच्चों, कभी कभार एग्ज़ाम में होता है कि आपके पास टाइम कम है और आपने अपने पहला ही तत्व लिखा है और आपको अभी बाकी के 5 तत्व या 6 तत्व और लिखने हैं। तो अगर आपके पास साथ समय नहीं है तो बच्चों, तो आप डायग्राम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जहाँ आपके पूरे 5 मार्क्स जाने थे वहाँ पे दो ही मार्क्स जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर है उसे मालूम रहेगा कि हाँ, बच्चे के पास समय नहीं था, इसलिए उसने डायग्राम प्रेजेंट कर दिया। और वैसे भी बच्चों, अगर पूछता है संचार के तत्व, तो आप डायग्राम बनाइए और देखिए, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जिस भी क्वेश्चन के साथ बच्चों डायग्राम बनाया जा सकता है, उसके साथ ज़रूर बनाना चाहिए। अब देखिए अगला, जनसंचार के माध्यम। जनसंचार क्या होता है बच्चों? हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप उसे एक बार जाके देख लीजिएगा। क्या है जनसंचार के माध्यम? क्या क्या माध्यम है ये देखिए बच्चों, आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये सबसे प्रमुख माध्यम होते हैं जनसंचार के माध्यम। कौन कौन से हैं? अखबार, यानी कि प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। ये याद रखिएगा बच्चों, जनसंचार के माध्यम। और जनरली बच्चों, कहीं भी आपसे माध्यम पूछेगा, हो सकता है आपसे प्रमुख माध्यम पूछ ले, तो आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप सीधे लिखिएगा जनसंचार के कुछ माध्यम है या फिर कुछ प्रमुख माध्यम है, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछेगा। अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया। तो अखबार कैसे एक जनसंचार माध्यम हुआ बच्चों? क्योंकि अखबार की मदद से हम अपने संदेश को किसी एक या दो व्यक्तियों से तक नहीं पहुंचाते, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अखबार पढ़ने के लिए होता है। रेडियो, अब आपके स्क्रीन पे बच्चों रेडियो है, तो रेडियो भी बच्चों एक जनसंचार माध्यम है। कैसे? क्योंकि इसमें जितनी भी खबरें आती हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए तो होती नहीं है, बल्कि ये पूरी समाज के लिए होती है। रेडियो में हम सुनते हैं, ये एक श्रव्य माध्यम है। ठीक है। टीवी बच्चों, यह भी एक जनसंचार का माध्यम है, प्रमुख माध्यम है। इसमें यह एक दृश्य माध्यम है, इसमें दिखाई देता है, साथ ही साथ सुनाई भी देता है। इसमें जितनी भी खबरें आती हैं वह एक या दो व्यक्तियों के लिए तो बच्चों होता नहीं है, वह पूरे समाज के लिए होता है। इसलिए बच्चों यह एक जनसंचार माध्यम हुआ। तो कितने तरह के जनसंचार माध्यम हो गए? 4। कौन कौन सा? अखबार, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। और इंटरनेट से तो बच्चे आप लोग परिचित हैं, तो मुझे इंटरनेट को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों। आई एम श्योर दैट आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए होंगे वो आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। और अगर बच्चों आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में।
और आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं जितने भी क्लास 12 के इंफॉर्मेशन है वहाँ पे अपडेट करता हूँ। क्लास 12 कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे वो आपका हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स और उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और मेरी वेबसाइट बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, and stay hydrated. We will meet in the next video.